रोज़ मिरर देख के सोएं, देखें और मिरर में खुद से सवाल करें कि आज का जो आपका टारगेट था वो आपने पूरा किया या नहीं किया। अगर उधर से सवाल हाँ आता है तो आप खुशी खुशी सो जाएं और नेक्स्ट डे के टारगेट में उठने के बाद लग जाएं। और अगर सामने से सवाल ना आता है तो फिर आप रियलाइज़ करें कि कहीं आप अपना टाइम तो वेस्ट नहीं कर रहे हैं। बस इस सफ़र में खुद को रियलाइजेशन देना कि मैं सही कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस सफ़र में किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, आप सिर्फ खुद को बेवकूफ़ बना सकते हैं। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि IAS इज़ नॉट फॉर यू एंड यू कैन नॉट डू इट। उन्होंने इतनी मेहनत करी, 4 साल लगे रहे तब भी सिलेक्ट नहीं हुए। सबका सफ़र अलग होता है। अपनी मेंटल स्टेबिलिटी भी मेंटेन करें। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये एक बहुत मिथ है कि लड़के सिर्फ पढ़ते रहते हैं, 20-20 घंटा पढ़ते। मेरी भाभी का रोल बहुत रहा है कि उन्होंने मुझे बहुत सारी दुआएं लिख लिख के दी थी। कि एग्ज़ाम से पहले वो मुझे दुआएं लिख लिख के देती थी। पेरेंट्स रो रहे थे, मेरा ब्रदर रो रहा था, वो ऑफिस में था तो उस वक्त उसने अपने आंसू रोके, फिर बाद में जब वॉशरूम में जाके रोया तो बहुत ही इमोशनल, माई बॉडी वॉज शेकिंग। जब मैं रिज़ाइन करने वाला था तो मैंने अपने फादर से पूछा था कि मैं रिज़ाइन करने जा रहा हूँ, आपकी क्या राय है इसके बारे में। तो उन्होंने ये कहा कि वी ट्रस्ट यू एंड यू आर फ्री टू डू वॉट एवर यू लाइक, और हम तो तुम्हारे फादर हैं, हम तो देख ही लेंगे। ये जब सपोर्ट मिलता है तो फिर एक कॉन्फिडेंस ही अलग सा आ जाता है। हमारे साथ साकिब आलम साहब हैं जो इस बार UPSC 2021 में 279th रैंक लाई हैं और ये इनका 6th अटैम्प्ट था। दोस्तों, इनकी जर्नी बहुत ही स्ट्रगलफुल रही है, बहुत कुछ इन्होंने देखा है। सर, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं जानने की कोशिश करूँगा, आप अपने बारे में बताइए, फैमिली के बारे में बताइए और एकेडमी के बारे में बताइए। मेरा नाम मोहम्मद साकिब आलम है और मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ। एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता हूँ। फादर हैं, मदर हैं और 2 साल बड़े भाई हैं। मेरी भाभी भी हैं। मतलब एक बड़ी फैमिली है, मतलब एक बड़ी फैमिली है। और एक ख़ास इंसान है जिनका नाम है शबाना इकबाल। तो उन्होंने ख़ास करके मेरा स्ट्रगल में साथ दिया है। तो एकेडमिक्स में मैं लखनऊ के माउंटफोर्ड इंटर कॉलेज से मैंने स्कूलिंग करी, हाई स्कूल भी और इंटर भी। एकेडमिक्स में मैं हाई स्कूल और इंटर दोनों में ही अच्छे रिजल्ट्स थे। आई वॉज वन ऑफ द स्टेट टॉपर्स। उसके बाद फिर 2010 में जामिया मिलिया इस्लामिया का एंट्रेंस पास करके उसमें मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया और 2014 में मैं पास आउट हुआ एज अ मैकेनिकल इंजीनियर। 2014 में मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करी और उसी साल मेरा महिंद्रा एंड महिंद्रा में कैंपस प्लेसमेंट हो गया था। तो 2014 से लेकर 3 जनवरी 2018 तक मैंने ऑलमोस्ट 3.5 ईयर्स महिंद्रा में एंड महिंद्रा में काम किया और वहाँ पे भी मेरा सफ़र काफ़ी अच्छा रहा। और जब मैंने रिज़ाइन किया उस वक्त मैं डिप्टी मैनेजर की पोजीशन पे था। देखिए, ये रिज़ल्ट बहुत इंतज़ार और बहुत मेहनत के बाद आई। अच्छा, ये लास्ट अटेम्प्ट था आपका ना? राइट। जी हाँ, ये लास्ट अटेम्प्ट था। तो डू और डाई इस बार मतलब वाली सिचुएशन थी आपके लिए? यस, ये टोटल डू और डाई था और उसी हिसाब से मैंने इसको लिया भी था। और मैं भी शायद इसी वजह से आज सक्सेस मिली मुझे। तो सबसे पहले ये रिजल्ट किसको बताया आपने और कैसा क्या रिएक्शन था? ये सबसे पहले रिजल्ट मैंने अपने पेरेंट्स को बताया और दे वर क्राइंग एक्चुअली बिकॉज दे हैव सीन माई स्ट्रगल। और पेरेंट्स हो रहे थे, मेरा ब्रदर रो रहा था, वो ऑफिस में था तो उस वक्त उसने अपने आंसू रोके, फिर बाद में जब वॉशरूम में जाके रोया तो बहुत ही इमोशनल, माई बॉडी वॉज शेकिंग, मेरी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। तो आप पहले तो रियलाइज़ ही नहीं कर पाते हैं कि क्या हो गया लाइफ में आपके। और जब कल्मिनेशन ऑफ योर ड्रीम्स होता है इतने सालों बाद, तो वो एक अलग ही फीलिंग होती है जो उस वक्त आप फील भी नहीं कर पा रहे होते हैं। वो धीरे धीरे सिंक इन करती है फीलिंग सक्सेस वाली। जी, तो ये सफ़र था और इन द एंड आफ्टर दिस पेशेंस रिजल्ट भी अच्छा रहा। तो सर, अब मैं आता हूँ प्रिपरेशन को लेके। दोस्तों, सर की जो ऑप्शनल पेपर थी वो थी साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी आप जानते हैं किस तरह का सब्जेक्ट होता है और बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो साइकोलॉजी लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये कि साइकोलॉजी आपने क्यों ली, क्या रीज़न था? साइकोलॉजी मेरा लेने के पीछे 2-3 रीज़न थे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये ऑप्शनल लोग कम चूज़ करते हैं, बट इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि साइकोलॉजी भी एक बहुत अच्छा ऑप्शनल है। तो मैंने इसको क्यों चूज़ किया? साइकोलॉजी का सिलेबस सीमित है। अच्छा।
और साइंटिफिक है, ओके। तो रटना कम पड़ता है। ओहो, बहुत तेज निकले आप, मतलब इंटरेस्ट भी तो होती है, इंटरेस्ट होगा। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो 2-3 रीजंस हैं उसमें। सबसे पहले तो देखिए इंटरेस्ट ही होता है। मुझे बचपन से ऐसा लगता था कि शायद मैं चीज़ों को, इंसानों के बिहेवियर को समझ पाता हूँ बेहतर, तो मैंने सोचा लेट्स डू इट साइंटिफिकली। प्लस आई हैव एन इंटरेस्ट इन नोइंग द अननोन थिंग्स, बहुत बढ़िया। एंड ह्यूमन बिहेवियर इज वेरी अननोन, एंड हर आदमी इंट्रीग्ड होता है कहीं ना कहीं बिहेवियर से, ह्यूमन बिहेवियर से। हम लोग सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, इसने ऐसा क्यों कहा, वो मुझे साइंटिफिकली जानना था, तो मैंने साइकोलॉजी ऑप्शनल चूज़ किया। साइकोलॉजी में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं, उनका फिर प्रूव होता है रियल वर्ल्ड सिचुएशन में, तो दिस इज़ वेरी क्लोज टू टेक्निकल साइंटिफिक अप्रोच। तो इस वजह से साइकोलॉजी थोड़ा मेरे नेचर ऑफ स्टडी के हिसाब से था। और एक चौथी बहुत अहम चीज़ है जो कि साइकोलॉजी ऑप्शनल में बहुत बेनिफिट मिलता है। देखिए साइकोलॉजी कन्वेंशनल ऑप्शनल नहीं है, उसमें रिसोर्सेज या टीचर्स की कमी है। अच्छा। अब कुछ लोग इस चीज़ से डर जाते हैं कि मुझे सपोर्ट कौन करेगा, मैं कहाँ से पढ़ूंगा, कोचिंग नहीं है। लेकिन वो एक पॉजिटिव इसमें नहीं देखते हैं कि अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया और आंसर को प्रेजेंट कर दिया तो फिर आपको कोई हरा नहीं सकता है। अरे वाह, कंपटीशन कम है इसमें फिर। कंपटीशन कम है, प्लस आपके अंदर इसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये मैं कहना चाह रहा था। बाकी ऑप्शंस में ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन थोड़ा कम रह जाता है। बहुत बढ़िया। सो इसके लिए रिसोर्सेज वगैरह कहाँ से मिली आपको साइकोलॉजी? अगर कोई स्टूडेंट साइकोलॉजी के हैं और जिन्होंने शुरुआत की, तो उनको कैसे रिसोर्सेज कहाँ से मिलेंगी? क्या इसके लिए अलग से कोचिंग वगैरह करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? देखिए अगर कोचिंग करने के रिसोर्सेज आपके पास हैं या पैसे हैं तो आप कोचिंग कर सकते हैं। लेकिन मैंने जब साइकोलॉजी का सिलेबस देखा और उसको मैंने पढ़ना चालू किया तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा और मुझे ये लगा कि मैं ये कर सकता हूँ। तो इसकी बेसिक रिसोर्सेज होती हैं, आपको NCERT 11 और 12 आपको पढ़नी ही होती है। साथ ही साथ कुछ एडवांस किताबें होती हैं जैसे कि बैरन नहीं तो फिर सिसिरेली, तो इनमें से किसी एक किताब को बेस बनाना होता है। उसके बाद सिलेबस के हिसाब से आपको इंटरनेट पे चीज़ें सर्च करनी होती हैं और उसको अपनी डे टू डे लाइफ में अप्लाई करना होता है। आपको लाइफ में एग्जांपल्स देखने होते हैं और फिर PYQ और सिलेबस से मिला जुला के अपने आप को ब्रेनस्टॉर्म करना होता है। अच्छा। और हर वक्त इस बात का ध्यान रखें, थिंक लाइक अ सिविल सर्वेंट ड्यूरिंग प्रिपरेशन, ड्यूरिंग आंसर राइटिंग, तो आपके आंसर्स भी उसी तरीके से होंगे, तो उसका एडवांटेज मिलता है। देखिए सर, साइकोलॉजी यहाँ पे भी यूज़ कर रहे हैं, उस टूल्स और टेक्निक्स जो सर ने पढ़ी, वो टूल और टेक्निक्स यहाँ पे यूज, मतलब फर्स्ट डे से ही आपको सोच लेना कि आप IAS हो, एक एटीट्यूड अपने अंदर लानी IAS हो, तो अंदर से ही वो चीज़ें फिर आप में वो आपको निखारना शुरू कर देगा वो चीज़। मैंने कोचिंग नहीं करी है। अच्छा। लेकिन मैंने साइकोलॉजी ऑप्शनल से अपने PCS के फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचा था और अभी भी मेरे साइकोलॉजी ऑप्शनल में 266 नंबर हैं, जो कि अभी तक जितना मुझे पता चला है इंडिया में सेकंड हाईएस्ट है। अरे वाह। तो आप बिना कोचिंग के भी कर सकते हैं। UPSC टेस्ट योर पेशेंस, नॉलेज लेवल एंड एबिलिटी टू लर्न। तो कोचिंग्स वगैरह ये सब मिथ हैं। जब महिंद्रा में था तो मैं काम अच्छा करता था और मुझे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स दिए गए। महिंद्रा ने मेरा पोटेंशियल निकाल के मुझे दिखाया और मेरे जो फेलो वर्कर्स थे, कलीग्स थे, उन्होंने मुझे बताया कि आई कैन डू समथिंग बेटर ऑल्सो। ओके। तो देन आई डिसाइडेड कि क्यों ना मैं काम महिंद्रा में भी करता हूँ, तो वो जो वक्त मैं महिंद्रा को देता हूँ वो क्यों ना मैं खुद पे लगाऊँ, ताकि मैं इस सिविल सर्विसेज को क्रैक कर सकूँ और ताकि मेरी रीच बढ़ जाए और मैं एक प्रॉपर सिविल सर्वेंट बन के देश की सेवा कर सकूँ। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहला अटेम्प्ट UPSC का आपने कब दिया था? मेरा पहला अटेम्प्ट 2016 में था। अच्छा, उसमें क्या रिजल्ट, मतलब पहला अटेम्प्ट तो ऐसे ही होता है, मतलब बच्चे दे देते हैं, मतलब उस समय क्या प्रिपरेशन थी आपकी पहले अटेम्प्ट में? पहले अटेम्प्ट में देखिए कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतने 6 अटेम्प्ट दे दूंगा, क्या इतना कमिटमेंट हो जाएगा। पहला अटेम्प्ट मैंने इसलिए दिया था, तैयारी बिल्कुल नहीं थी। और इतना काम करते थे कि पुणे में रहते थे और मुंबई जाने का वक्त नहीं मिलता था। तो पहला अटेम्प्ट इसलिए दिया था कि मुंबई में सेंटर पड़ा है तो मुंबई घूम लेंगे। अच्छा। तो ये एक लेसन भी है लोगों के लिए कि कभी ना कभी कहीं ना कहीं आप हर जगह कहीं ना कहीं से भी कॉलिंग आ सकती है आपके पास। तो मैं एक नॉन सीरियस कैंडिडेट था उस वक्त। अच्छा। और वो सीरियसनेस कैसे आई, जब क्वेश्चंस देखे तो लगा कि हाँ मुगल्स के बारे में पूछा गया है, पॉलिटी के बारे में पूछा गया है, तो ये सब कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ है। अच्छा। तो शायद मेहनत कर लें तो हो सकता है। तो 2018 में मैंने जॉब छोड़ दी और उसके बाद जो 2018 में प्रीलिम्स हुआ वो एग्ज़ाम मेरा पहला सीरियस अटेम्प्ट था, लेकिन उसमें मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था। अच्छा। 6 नंबर से रह गया था। उसके बाद फिर जामिया RCA में दाखिला हो गया और उसके बाद फिर पता चलना चालू हुआ कि
तैयारी कैसे होती है। जामिया RCA में बहुत अच्छा माहौल होता है, ऑल इंडिया कंपटीशन से इंडिया के कोने कोने से लोग आते हैं और उनसे बहुत सीखने को मिलता है। तो फिर 2019, 2020 और ये वाला 2021 वाला अटैम्प्ट जिसमें मैं सेलेक्ट हुआ हूँ, इन तीनों में मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है। अच्छा। तो मैंने लगातार मैं 3 साल से मेंस लिख रहा हूँ। मैं यूपीएससी को जानता था, लेकिन यूपीएससी के हिसाब से मेरे अंदर क्या कमियां हैं या क्या अच्छाइयाँ वो मैं नहीं जानता था। तो फर्स्ट स्टेप विच यू हैव टू डू, विच वॉज मिसिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, इज दैट कि आई वॉज नॉट इन सिंक विद यूपीएससी। ओके। तो ये जो सफ़र रहा 3-3.5 साल का, वो उन्हीं गलतियों को सुधार करने का और उन्हीं गलतियों से सीखने का, स्मार्ट स्टडी करने का, टारगेटेड स्टडी करने का और यूपीएससी की डिमांड के हिसाब से पढ़ने का सफ़र है। ये एक लंबा जर्नी रहा आपका। इसके बीच में क्या क्या परेशानियां आई, क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आई और किस तरह आपने उस परेशानी से बाहर निकला, डिफ़िकल्टीज़ से बाहर निकल के फिर आप यहाँ तक पहुँचे? क्योंकि इतनी लंबी सफ़र थक जाता है, लोग परेशान छोड़ देता है कि नहीं अब तो मेरे बस की बात नहीं, छोड़े। लेकिन एक ज़िद जो आप में देखी, एक ज़िद जो आपको यहाँ तक लेकर आई कि नहीं आप यूपीएससी के लिए बने हो और आप यूपीएससी क्लियर करोगे। तो ओवरऑल स्ट्रगल बताइए कि बीच में कैसा कैसा स्ट्रगल रहा, कहाँ कहाँ पे क्या दुश्वारियाँ परेशानियाँ आई, क्योंकि जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, हर की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव होता है और आप जो बात कहेंगे हो सकता है उनसे उनको वो मोटिवेट हो और उनको इससे फ़ायदा हो। सबसे पहला स्ट्रगल था जॉब छोड़ना। मेरी बहुत ही अच्छी सैलरी हुआ करती थी, मेरी एक अच्छी पोजीशन थी और जहाँ भी जाते थे तो रिस्पेक्ट से ट्रीट किया जाता था। उस रिस्पेक्ट, उस पैसे और उस आशाइश को छोड़ना वो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल काम था। लेकिन जब मैंने उसको छोड़ा तो फिर मैं आ गया एक अच्छे घर से एक हॉस्टल रूम में, जहाँ पे मुझे शेयरिंग करनी पड़ती थी। उस हॉस्टल रूम में छोटा सा रूम था, शेयर्ड बाथरूम यूज़ करना पड़ता था, मेस में खाना होता था। तो मैं एक प्रोफेशनल लाइफ से फिर से एक स्टूडेंट बन गया था। तो ये स्ट्रगल था। मैंने अपना सारा सेविंग्स और पीएफ का पैसा सब निकाल लिया था और 4.25 साल में वो ख़त्म होता चला गया। उसके बाद फिर बीच में कोविड आया और कोविड में मेरे फादर बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए, उनके 80% लंग डैमेज हो गए थे और वो 40 दिन आईसीयू में थे। सो इट्स अ मिरेकल दैट ही इज़ अलाइव राइट नाउ। उसके साथ ही साथ सेकेंड वेव ऑफ कोविड आई तो उसमें भी काफ़ी रिलेटिव्स बीमार पड़े। तो जैसे मेरे चाचा बीमार पड़े तो उनको हम लोग अपने घर के ग्राउंड फ्लोर पे ले आए। साथ ही साथ मौसी बीमार पड़ गई, खाला, तो उनको हम अपने घर के सेकंड फ्लोर पे लेके आए। तो वो सब पढ़ाई प्लस उनकी खिदमत करना और उनको इंजेक्शन लगाना, मैं पर्सनली उनको ट्रीट करता था, इंजेक्शन लगाता था क्योंकि डॉक्टर्स की कमी थी। सिलेंडर लेने जाना रात में, खैर मौसी नहीं बची लेकिन चाचा हेल्दी हो गए। देखिए, अगर आपको किसी चीज़ से लॉ लगी हुई है या फिर अगर किसी चीज़ के लिए आप पैशनेट हैं तो वो पैशन आपको वापस ले आता है। तो अगर आप यूपीएससी के लिए पैशनेट हैं तभी इस फील्ड में आए, बिकॉज हाफ हार्टेड अटेम्प्ट पे सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो इट्स वेरी टफ बट इट इज़ डूएबल। अगर एवरेज स्टूडेंट से कंपेयर किया जाए इसको तो डिफ़िकल्टी इन टर्म्स ऑफ टैलेंट या इन टर्म्स ऑफ एवेन्यूज़ फॉर नॉलेज कलेक्शन नहीं है। तो एक एवरेज स्टूडेंट भी निकाल सकता है। डिफ़िकल्टी कहाँ पे आती है? डिफ़िकल्टी यहाँ पे आती है कि कंपटीशन बहुत हाई है, सिलेबस इज़ वेरी वेरी वास्ट, द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस इज़ वेरी गुड, और जो यूपीएससी डिसिप्लिन, सैक्रिफाइस, कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी, इंटरनल मोटिवेशन एंड डिसिप्लिन मांगता है, तो इन 5-6 क्वालिटीज़ को एक्यूमुलेट सब नहीं कर पाते हैं। यहाँ डिफ़िकल्टी आती है। 18 घंटे पढ़ना एक अलग चीज़ है और 18 घंटे पढ़ाई में 18 घंटे ही आउटपुट निकालना वो अलग चीज़ है। अगर मैं अपना शेड्यूल बताऊं तो मैं अराउंड 3:30-4 बजे तक सोया करता था और सुबह 9:30-10 बजे तक उठ जाया करता था। उस बीच वो जो उठने से सोने का वक्त था उस बीच में सिर्फ पढ़ाई होती थी। खाना पीना बाकी चीज़ें ये सब होता रहता था बीच में, लेकिन मेजर एम था सिर्फ पढ़ाई करना। अब लोग पढ़ाई बाकी लोग भी करते हैं बट उसमें वो क्वालिटी निकल के नहीं आ पाती। सपोज अगर आप 16 घंटे पढ़ रहे हैं तो उसमें क्वालिटी पढ़ाई खाली 5 या 6 घंटे आ पाती है। आपका एम है कि उस 16 घंटे में आप 16 घंटे पढ़ाई निकाल के लाएं। तो इनपुट इज टू आउटपुट का रेशियो अराउंड आपका 75% से ऊपर होना चाहिए। और एक चीज़ और एक होता है कि बहुत सारे बच्चे टाइम टेबल बनाते हैं, सुबह 5 बजे उठना है, वॉशरूम जाना है, 7 बजे जो है
ब्रेकफास्ट करनी है, 7 से 8 ये पढ़ना है, 9 से, इस तरह के वो टाइम टेबल ही बनाते। तो कि क्या ये फिजिबल है, मतलब क्या आप भी करते थे या फिर मतलब एक्चुअली में ये फिजिबल है कि नहीं है? मतलब बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं ऐसा, आपकी क्या राय है इसमें? देखिए, आई एम ग्लैड कि आपने ये सवाल मुझसे पूछा, क्योंकि मैंने ये दोनों चीज़ें ही ट्राई करी थी। अच्छा। शुरुआत में जब मैंने पढ़ाई चालू करी थी तो मैं बाकायदा टाइम लिखता था कि 8:10 पे मैंने पढ़ना चालू किया, तो वो पूरा दिन का नोटिंग्स रहती थी, बट इट इज़ एक्चुअली वर्थलेस। आप कभी भी माइक्रो मैनेज करके ना पढ़ें, क्योंकि आपका माइक्रो मैनेजमेंट में ही सारा टाइम निकल जाएगा। तो अगर आपको पढ़ना है, टाइम टेबल क्या होता है? टाइम टेबल ऐसे मत बनाइए कि 1.5 घंटा साइंस पढ़ूंगा, फिर 2 घंटा पॉलिटी पढ़ूंगा, फिर 3 घंटा हिस्ट्री पढ़ूंगा, फिर 4 घंटे करंट पढ़ूंगा। ऐसे नहीं होता है। सो आपके हिसाब से क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस होनी चाहिए? बेस्ट प्रैक्टिस ये होना चाहिए कि आपको सुबह उठने और सोने का टाइम सेट होना चाहिए। उसके बाद आपको मोटा मोटा टाइम टेबल बनाना है कि मैं मान लीजिए 5 घंटे करंट पढ़ूंगा और 5 घंटे स्टैटिक पढ़ूंगा। अब जब करंट आप पढ़ेंगे तो वो तो न्यूज़पेपर एंड मैगजीन ये सब आप पढ़ रहे हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, ताकि आपको एंग्जाइटी ना हो। जो आप 5 घंटे स्टैटिक पढ़ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से बेहतर ये रहता है कि उसमें आप एक सब्जेक्ट पे ही कंसंट्रेट करें एट अ टाइम। तो आप ये टारगेट लीजिए कि इन 4 दिनों में मुझे पूरी पॉलिटी कंप्लीट करनी है। तो फिर उस वक्त आप एनवायरनमेंट ना देखें, साइंस एंड टेक ना देखें। तो ऐसे मोटा टारगेट लेके आपको चलना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि टारगेट आप रात में ही ले लें कि अगले दिन आप क्या पढ़ेंगे, और फिर उसको आप मॉनिटर करते रहें। अगर आपको ये लग रहा है कि आप ऑडियो वीडियो देख के आप शॉर्टकट अपना के चीज़ें याद कर लेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग ओवर एक्साइटेड होके कुछ चीज़ें वक्त से पहले कर लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट रीडिंग में ही हमने नोट्स बनाना चालू कर दिया। हमने सोचा फर्स्ट रीडिंग में ही हम चैंपियन बन जाएं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो जब आपने यूपीएससी की तैयारी चालू करी, जब आपने फर्स्ट रीडिंग करी किताबों की, तो उस वक्त आप उसको सिर्फ एंजॉय करने के लिए पढ़ें। अच्छा, ठीक है। जब एंजॉय करेंगे तो आपका ब्रेन का ऑप्टिमम स्ट्रेस लेवल लो रहेगा और फिर चीज़ें आएंगी। क्योंकि उस वक्त, क्योंकि देखिए मैं साइकोलॉजी ऑप्शनल का लड़का हूँ, तो आपकी क्रिएटिव इंटेलिजेंस लो स्ट्रेस में बढ़ जाती है, तो आप चीज़ों को गेन कर पाएंगे। विदाउट टारगेट फर्स्ट रीडिंग आप आराम से करें, ताकि चीज़ें आपको समझे और आपकी फाउंडेशन अच्छी हो, और कुछ नोट्स वगैरह कुछ ना बनाएं। तो नोट्स कब बनाना चाहिए आपकी राय में? नोट्स आपको तब बनाना चाहिए जब आपकी फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट हो चुकी हो, आपको यूपीएससी का सिलेबस रट चुका हो, और पीवाईक्यू का आपने एनालिसिस कर लिया हो। उसके बाद फिर आप नोट्स बना पाएंगे, तब आप अच्छा इनपुट दे सकते हैं उसमें बनाने में। मैंने फेलियर्स भरपूर देखे हैं। अच्छा, यूपी पीसीएस के इंटरव्यू के स्टेज तक मैं पहुंचा। आरबीआई ग्रेड बी का इंटरव्यू मैंने दिया, और लास्ट ईयर मेरी AIR 120 रैंक थी, और वेटिंग लिस्ट लेकिन 13 हो गई, तो सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैं 3.75 नंबर से रह गया। यूपीएससी की मैंने 3 मेंस लिखे, उसमें शुरुआत के 2 मेंस मेरे क्लियर नहीं हुए। ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था। तो फेलियर्स होते रहते हैं और बुरा भी बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको फॉरवर्ड लुकिंग होना पड़ेगा। आप पास्ट में नहीं रह सकते। अगर आप ये सोचने लगे कि मैं फेल हो गया, अब क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता, आप गम नहीं मना सकते बहुत ज़्यादा, तो फिर आप पीछे रह जाएंगे। आप फॉरवर्ड देखो कि ओके यहाँ फेलियर हो गया, अब मेरा 2 महीने बाद प्रीलिम्स है, अब मुझे इसमें लग जाना है। इससे 2 फायदे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इमोशंस में नहीं रहेंगे, और दूसरी चीज़ ये है कि आप प्रिपेयर कर लेंगे, तो आप अपने नेगेटिव इमोशन से भी बच गए, और साथ ही साथ आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी हो गई। इंटरनल मोटिवेशन मेंटेन करना है, पब्लिक सर्विस को रोज़ अपनी लाइफ में लाएं, पब्लिक सर्विस को जिएं, और उसके बाद फिर आपका कैरेक्टर ऐसा हो जाएगा कि आप सेल्फ मोटिवेटेड हो जाएंगे, कि आपका कैरेक्टर आपको कहेगा कि लेट्स डू इट बिकॉज आई वांट टू सर्व द पब्लिक। बहुत बढ़िया। तो ये इंटरनल मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों मैं हर एक वीडियो में इस तरह की बातें करता हूँ। आप बिल्कुल सर ने ऑलमोस्ट वैसी बात कही। ये तरीका है, आप अपने आप को मोटिवेट रख सकते हैं। लोग अंधाधुंध टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, ठीक है, बिना ये रियलाइज करे कि वो सवाल उस तरह की यूपीएससी में पूछे जाएंगे भी कि नहीं। आपका बेसिस ऑफ प्रिपरेशन प्रीवियस क्वेश्चंस होने चाहिए। टेस्ट सीरीज आपको लगाना है तो लगाइए, लेकिन हद से ज़्यादा ना लगाइए। मेरा अगर स्पेशल केस आप देखेंगे तो मैंने 3 साल में एक भी टेस्ट सीरीज नहीं लगाई है। 3 साल में एक भी टेस्ट सीरीज नहीं लगाई है? मैंने लास्ट टाइम टेस्ट सीरीज 2018 में लगाई थी, और उसके बाद मैंने ये रियलाइज़ किया कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर एक्चुअली नॉट फॉर यूपीएससी। फिर मैंने पीवाईक्यूज देखे, और फिर मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ कि आप सेल्फ प्रिपरेशन और पीवाईक्यू के बेसिस पे आप मोर टारगेटेड स्टडी कर सकते हैं। तो मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो कि 200-300 टेस्ट लगा के जाते हैं।
और फिर भी सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो आई एम नॉट सेइंग दैट दे आर रॉन्ग, बट आई एम सेइंग दैट मे बी यू नीड मोर सेल्फ रियलाइजेशन। तो आपकी इस जर्नी में किन किन का क्या क्या सपोर्ट था, और आप अपनी इस जो आपकी कामयाबी इसका क्रेडिट किसको किसको देना चाहते हैं? देखिए, हम लोग सक्सेसफुल बन जाते हैं तो लोग फिर खाली हम लोग को देख पाते हैं, लेकिन उसके पीछे जो बैकग्राउंड है, जो बेस है, वो नहीं देख पाते हैं लोग। तो थोड़ा सा बस मैं उसकी एक झलक देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं अपनी मदर का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरा बहुत फ्रस्ट्रेशन देखा। अच्छा उनका काम था कि सुबह, दिन में और रात में खाना ऊपर मेरे रूम में पहुंचा देना। अच्छा। और वो बात भी नहीं हो पाती थी, और वो लेकिन समझ जाती थी कि मैं किसी प्रॉब्लम में हूँ, तो उसी हिसाब से वो मेंटेन करने की, एक अच्छा एटमॉस्फेयर घर में मेंटेन करने की कोशिश करती थी। मेरे फादर का सपोर्ट, मुझे याद है कि जब मैं रिज़ाइन करने वाला था तो मैंने अपने फादर से पूछा था कि मैं रिज़ाइन करने जा रहा हूँ, आपकी क्या राय है इसके बारे में। तो उन्होंने ये कहा कि वी ट्रस्ट यू एंड यू आर फ्री टू डू वॉट एवर यू लाइक, और हम तो तुम्हारे फादर हैं, हम तो देख ही लेंगे। अरे ये जब सपोर्ट मिलता है तो फिर एक कॉन्फिडेंस ही अलग सा आ जाता है। दूसरी एक और चीज़ है कि मेंटल स्टेबिलिटी मेंटेन करना, तो इसमें मेरे ब्रदर का योगदान है। अच्छा। तो मैं हफ्ते में 6 दिन पढ़ता था, और बहुत ज़्यादा पढ़ता था और कुछ नहीं देखता था इधर उधर, लेकिन 7वें दिन भाई मेरे लिए कभी होटल से खाना मंगा दिया, तो कभी मूवी का टिकट करा दिया, तो मूवी देखने चले गए। तो भाई का ये सपोर्ट था। मेरी भाभी का रोल बहुत रहा है कि उन्होंने मुझे बहुत सारी दुआएं लिख लिख के दी थी। कि एग्ज़ाम से पहले वो मुझे दुआएं लिख लिख के देती थी। साथ ही साथ मेरे फ्रेंड्स ने मुझे मोटिवेट करते रहे। और यहाँ पे मैं शबाना का भी नाम लेना चाहूँगा, जो कि शी इज़ अ वेरी स्पेशल फ्रेंड ऑफ माइन, और उन्होंने एक्चुअली मेरा फ्रस्ट्रेशन देखा है। अच्छा। मैं किसी से ज़्यादा शेयर नहीं कर पाता था, लेकिन उनसे मैंने बहुत ज़्यादा शेयर किया, एंड शी वॉज ऑलवेज देयर फॉर मी टू टेल मी दैट आई कैन डू इट, आई हैव दैट थिंग इन मी, एंड दैट शी इज़ देयर टू सपोर्ट मी। थैंक्स सर, वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर सक्सेस। ऊपर वाला आपको और भी तरक्की दे, आप और आगे बढ़ें। जो भी आपको पोजीशन मिलने वाली है, चाहे IPS हो, IRS हो, जो भी पोजीशन मिलेगी उसमें पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ आप काम करेंगे, अपने परिवार का, अपने समाज का और अपने देश का नाम रोशन करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू।